हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर पहले पढ़ चुके थे, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं अध्याय 2 से आरंभिक समाज। आई होप आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास का अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा और आप लोगों ने मैप बनाया होगा, मैप में समझा होगा सब कुछ। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अध्याय 2 से। अध्याय 2 से स्टार्ट करते हैं सोनाक्षी के प्रश्न से। ठीक है, सोनाक्षी अपने दादा के साथ मेले में घूम रही थी और मेले में भीड़ अधिक थी। झूले में जब सोनाक्षी ऊंचाई पर पहुंची तो उसे बड़ी संख्या में आसपास मकान नजर आए। वो सोचने लगी कि क्या लोग हमेशा से ऐसे ही रहते थे। झूले से नीचे आकर उसने दादा से पूछा, क्या लोग हमेशा इसी तरह एक साथ रहते थे? तब दादा ने उसे बताया, प्राचीन काल में जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया होगा तो उस समय उसका अपना कोई समाज नहीं था। वे अपने भोजन की खोज में इधर उधर भटकते रहते थे। लोग खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल कंद मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों का अनगिनत प्रजातियाँ मिलती है, इसीलिए हर मौसम में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत थे पहले के ज़माने में। ठीक है, जब शिकार करके लोग खाते थे उस टाइम। लेकिन ये सब कर पाना आसान नहीं था। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए जानना जरूरी है कि कौन से फल खाने योग्य है, कौन से नहीं है, क्योंकि कुछ फल विषैले भी होते हैं। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भागते हैं तथा हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार और चिड़ियाँ या मछलियाँ पकड़ने के लिए उन्हें बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता था। तेज नहीं होंगे तो भाई कुछ कर नहीं पाएगा। आज हम उन्हें आखेट या खास संग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, आखेटक या शिकार समुदाय के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे अनेक कारण थे। पहले जितने आखेटक और शिकारी समुदाय के लोग रहते थे वो तो शिकार करके भोजन प्राप्त करते, सब इकट्ठा करके भोजन प्राप्त करते थे। ठीक है, तो जो थे वो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। एक जगह से दूसरी जगह किस लिए घूमते थे? देखिए, आइए आगे देखते हैं। पहला, एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहने पर वे आसपास के पौधे फलों और जानवरों खाकर समाप्त कर देते थे। सही बात है, एक जगह कोई भी चीज़ समाप्त हो ही जाती है ज़्यादा यूज़ करने पे। दूसरा, जानवर भी अपने भोजन के लिए जगह बदलते थे। तीसरा, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मौसम में पेड़ों और पौधों में फल फूल होते थे। चौथा, पानी की आवश्यकता के कारण भी वे घूमते रहते थे, क्योंकि जल स्रोतों में हमेशा पानी नहीं रहता था। ठीक है, बीच में सूखता भी था, जैसे गर्मी के टाइम में सूखेगा। शिकार करते आदि मानव। देखिए, आदि मानव, ठीक है, पर आदि मानव का निवास स्थान। आदि मानव के रहने का स्थान गुफाओं, कंदराओं तथा नदियों की झीलों के किनारे मिले हैं। मानव धूप, वर्षा और ठंडक तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं तथा कंदराओं में रहते थे। नदियों और झीलों से उन्हें पीने का पानी मिल जाता था। जिस स्थान पर मानव रहते थे उन स्थानों पर अनेक प्रकार के औजार के अवशेष मिले हैं। ठीक है, उसे हम उद्योग स्थल, आवासीय स्थल कहते हैं। जिस जगह पे औजार और अवशेष मिले हैं तो उस स्थल को उद्योग स्थल तथा आवासीय स्थल कहते हैं। ऐसा इसीलिए कि लोग अपने आवास के पास ही औजारों को बनाने का काम करते होंगे। ठीक है, पाषाणकालीन औजारों के निर्माण। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि औजार कैसे बनते हैं? आज के औजार कौन बनाते हैं? आओ हम पता करते हैं कि पाषाणकालीन औजार कैसे बनाए जाते हैं। उस काल के औजार 2 तरीके से बनाए जाते थे। आइए पहला विधि देखते हैं। देखिए, आदमी औजार बना रहा है। पहला विधि, पत्थरों को पत्थरों से टकराकर, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उस पत्थर को एक हाथ लेकर किसी दूसरे पत्थर से
आज के हथौड़ों जैसा वार किया जाता था, जिससे धीरे धीरे पहला पत्थर एक निश्चित औजार का रूप ले लेता था। दूसरी विधि को दबाव विधि या वलय विधि कहते हैं, जिसमें पत्थर को एक निश्चित जगह पर रखकर पत्थरों के औजारों या हड्डियों के निश्चित आकार को रखकर बड़े पत्थरों से दबाव देकर तोड़ दिया जाता था, तो दूसरा पत्थर भी औजार का रूप ले लेता था। ठीक है, देखिए यहाँ पत्थर का चित्र दिया हुआ है। चमड़े के वस्त्रों को सिलने के औजार, जड़ों को खोदने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला औजार, दो तरह का औजार। वस्त्रों का निर्माण कैसे किया जाता था? पाषाण काल मानव जानवरों के मांस का उपयोग अपनी भूख मिटाने के लिए करते थे। जब ठंड के मौसम में उन्हें ठंड का अनुभव होता होगा तो वो जानवरों के खाल तथा पेड़ के पत्तियों को वह ठंड से बचने के लिए उपयोग करते होंगे। उनका यह वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाने वाला खाल या चमड़ी अस्थायी नहीं रहता था। जो चमड़ी है वो अस्थायी तो रहेगा नहीं, उसमें बदबू आएगा ही। ठंड का मौसम समाप्त होते ही वे उन वस्त्रों को फेंक देते होंगे, क्योंकि चमड़ों से दुर्गंध आती होगी। आप देखिए यहाँ येलो कलर में जानने के लिए दिया गया। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ये वस्तुएं जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र या नदी के तल में भी पाया जाता था। पूरा स्थल किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान से आप लोग देखिए। उसके बाद आदि मानव के बारे में जानकारी के स्रोत। पुरातत्वविदों को जमीन की खुदाई, जमीन और झीलों के ऊपरी भाग में पाषाणकालीन कुछ पत्थरों, लकड़ियों तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिससे आदि मानव के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो पाषाणकालीन में आदि मानव जीवन की जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें बताया गया है कि यहाँ से, इसमें पॉइंट देके बताया गया कि यहाँ से दिया गया है, जैसे यहाँ पे इसके चित्र के बारे में बताया गया से पाषाणकालीन औजारों को दिखाया गया। इनमें विभिन्नताएं ढूंढने का प्रयास कीजिए। इसमें बताया गया कि विभिन्नताएं ढूंढिए, तो विभिन्नताएं देखिए। ये पत्थर के प्राचीनतम औजार है, उसको कई हजार साल बाद बनाया गया औजार। सबसे पहला औजार ये है, सेकंड औजार में ये है, उसके बाद कई हजार साल बाद, उसके बाद जो बनाया गया पत्थर के औजार ये है। ठीक है, भारत के विभिन्न स्थानों पर पूरा पाषाणकालीन औजार मिले हैं। भारत के विभिन्न स्थानों में भारत में मिले। उड़ीसा में मयूरभंज, मध्य प्रदेश में भीमबेटका और राजस्थान में दिदवाना, गुजरात में हिरन घाटी। ये वाला एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट है, मैंने टिक भी किया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद छोटा नागपुर के विभिन्न स्थलों में प्राप्त प्रागैतिहासिक उपकरण। ये उपकरण, स्थान, युग। पत्थर की कुल्हाड़ी तथा भाले कहाँ मिले थे? पत्थर की कुल्हाड़ी तथा भाले कहाँ मिले थे? झरिया के कोयला खाने में पूरा पाषाण युग, इसको बोला जाता है। पत्थर और कुल्हाड़ी का जहाँ बात आएगा वो पूरा पाषाण काल युग कहा जाता है। उसके बाद चाकुनुमा धारदार पत्थर, चाईबासा, चक्रधरपुर के निकट संजय नदी घाटी, इसको बोलते हैं नवपाषाण युग। सुंदर कुल्हाड़ी, बुढ़ाडी तमाड़, नवपाषाण युग। तांबे की कुल्हाड़ियाँ, बसिया, जो कि अभी गुमला है, ताम्र युग, इसको बोला था। ये हेडिंग अच्छे से याद होना चाहिए, ये एग्ज़ाम में आता ही है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, समझने का कोशिश करिए। आई होप आप लोग इतने इंटेलिजेंट है कि बस सुन के तो हो ही जाना चाहिए, एक्स्ट्रा और पढ़ने का ज़रूरत है नहीं, एक दो बार सुन लीजिएगा बस आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आई होप दिख रहा होगा आपको। ओके, देखिए इस चित्र में दिया गया भीमबेटका के मध्य प्रदेश। यह एक भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये एक आवासीय पूरा स्थल है। इस प्रकार की प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन तथा गुजरात के पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते जाते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जानना जरूरी है। आग की खोज कैसे हुई थी? आग की खोज कैसे हुई थी? देखिए जला रहा है, आग की जलाने का प्रयास कर रहा है आग। देखते हैं आग की खोज। मानव जब पत्थरों को औजार बनाते थे तो उस समय आपस में दो पत्थरों को टकराने पर चिंगारियां निकली होंगी और इन चिंगारियों के द्वारा सूखी पत्तियां और घास जलने लगी होगी। घास और सूखी पत्तियों के जलने से ठंड के दिनों में उन्हें राहत महसूस हुई होगी।
तभी से मानव आग से परिचित हुआ। आग का प्रयोग अनेक कार्यों जैसे रोशनी के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जंगली जानवरों को भगाने के लिए किया जाता होगा। आज भी जहां घने जंगल से हाथियों और जंगली सुअरों का झुंड निकलता है वहाँ लोग लंबी लकड़ियां बांसों के एक छोर पर कपड़ा बांध देते हैं, जिसमें किरोसिन तेल छिड़ककर आग जला देते हैं। इस तरह जंगली जानवर आग को देखकर भाग जाते हैं। ऐसा हमें झारखंड के सारंडा, सिल्ली, तोपचाची व टुंडी आदि क्षेत्रों में देखने को मिलता है। देखिए इसमें येलो में दिया हुआ है, इससे भी जाने, इसको भी जानना जरूरी है। प्राचीन काल में आग जलने के लिए चकमक पत्थर का प्रयोग होता था। ठीक है, इसमें बताया गया है कि आग जलने के लिए कौन, सब पत्थर से तो आग नहीं जलता ना, उसमें चकमक पत्थर का प्रयोग होता था। ठीक है, उसके बाद जलवायु परिवर्तन। आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व दुनिया की जलवायु में परिवर्तन के फलस्वरूप गर्मी बढ़ने लगी। धीरे धीरे घास वाले मैदान बनने लगे और घासों को खाकर जीने वाले जानवर जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय आदि की संख्या बढ़ने लगी। मानव भी इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। लोग इन जानवरों को अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने लगे होंगे। मौसम में परिवर्तन के अनुसार कुछ इलाकों में गेहूं, जौ और धान से अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे होंगे। उन अनाजों के स्वाद को चखकर मानव ने भोजन के लिए इन्हें इकट्ठा करना शुरू किया होगा। धीरे धीरे मानव विकास की ओर अग्रसर होने लगे। नवपाषाण युग की शुरुआत लगभग 1000 से 4000 ईसा पूर्व माना गया। इसे नवपाषाण युग की शुरुआत लगभग, ये क्वेश्चन में आता है कि नवपाषाण युग का शुरुआत कब से स्टार्ट हुई है, तो 10,000 से 4 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है, इसमें मानव पूर्ण रूप से अस्थायी और विकसित हो गया था। इसे नवपाषाण युग कहते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी आपको अगले अध्याय में मिलेगी। मतलब आपको 3rd चैप्टर में आपको नवपाषाण युग की पूरी जानकारी मिलेगी। ये देखिए, ये भी जाने, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था और कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। ये येलो वाला पार्ट एकदम याद कर लीजिए, इसमें तीनों पूछा जाता है, एग्जाम में हमेशा आता है। तो जो एग्जाम में आएगा वो हम पहले ही बता देंगे, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसको सुन लीजिए अच्छे से या फिर याद कर लीजिए एक बार देख के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद सेल चित्रकारी, रॉक आर्ट। प्राचीन काल में लोग जिन गुफाओं और कंदराओं में रहते थे उन्हें सजाकर रखना सीख गए होंगे। उन्होंने अपने औजारों को परिष्कृत करके कलात्मक ढंग से प्रभावित फलक को निर्माण किया। परिष्कृत मतलब औजारों को साफ सुथरा करके उसको चिकना के, या फिर उसको परिष्कृत मतलब साफ सुथरा और उसको और बेहतर ढंग से बनाने के लिए करके कलात्मक ढंग से अपने कला के अनुसार प्रभावशाली फलक का निर्माण किया और पाषाण खंड पर आकृति को उकेर करके प्रथम कला का निर्माण किया। ठीक है, उसमें सबसे पहला कला वही था जो पाषाण खंड में अपने हाथ से उन लोगों ने उकेरा था या करके। ठीक है, कैसे सेल चित्र कहते थे जो करते थे। ठीक है, वे इन चित्रों को खाली समय में मेहनत से बनाकर खुशी का अनुभव करते थे। वो पहले उस टाइम वो पत्थर पे करते थे, जैसे हम लोग आज के ज़माने पे कपड़ा में करते हैं या ड्राइंग करते हैं, बाकी वगैरह करते हैं, तो वो लोग उस टाइम पत्थरों पे वो चित्र उकारा करते थे। ठीक है, और उसे बहुत खुशी अनुभव करते थे। इन चित्रों का विषय मुख्यतः आखेट, पशु पक्षी, पेड़ पौधे एवं ज्यामितीय आकृतियों के नमूने होते थे। ऐसी चित्रकारी हमें अजंता, एलोरा, भीमबेटका, बिहार के भागलपुर, राजगीर, झारखंड के हजारीबाग से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये ऐसा चित्रकारी हम लोग को कहाँ मिला है? ये अजंता, एलोरा, याद कर लीजिए, एग्जाम में आएगा है। ठीक है, आता है एकदम। ठीक है, अजंता, एलोरा, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफा, एलोरा जो महाराष्ट्र में है, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, और बिहार के भागलपुर, राजगीर तथा झारखंड के हजारीबाग से प्राप्त हुआ है। देखिए, प्राचीन काल की एक गुफा में बनाया गया सेल चित्र।
दिख रही होगी आप लोगों को, देखिए ये हाथ से बनाया गया है चित्रकार। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ब्लू इनाम का जन्म, ठीक है, यस। ब्लू इनाम का जन्म 31 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। ये पर्यावरणविद होने के साथ साथ झारखंड के आदिवासियों की कला एवं धरोहर को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने हजारीबाग के इस्को ग्राम में पहले सेल चित्र की खोज की थी। जो ये हैं, इनका चित्र दिख रहा है, इन्होंने हजारीबाग के इस्को ग्राम में पहले सेल चित्र की खोज की थी। तब कर्णपुरा घाटी में इन्होंने कई और सेल चित्रों की खोज की है, जैसे कोहबर एवं सोहराय चित्रकला को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। ठीक है, इन्होंने ट्राइबल वुमेन आर्टिस्ट को ऑपरेटिव के द्वारा कोहबर व सोहराय चित्रकला का ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और यूके में प्रदर्शन लाकर झारखंड की चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया है। इन्होंने झारखंड की जनजाति कला एवं संस्कृति पर कई फिल्म का निर्माण किया और कई पुस्तकें भी लिखी हैं। इसी योगदान के लिए इन्हें वर्ष 2011 में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार मिला है। ब्लू इनाम के दादा सैयद हसन इनाम कलकत्ता उच्च न्यायालय के जज 1919 और 1916 एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1918 के अध्यक्ष रहे थे। देखिए कोहबर एवं सोहराय चित्र जो है दिया हुआ है, जो अधिकतर आदिवासी घरों के बाहर दरवाजे में, दीवार में हमेशा देखने को मिलती है अभी भी। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के हजारीबाग, गढ़वा, रांची, कोडरबा व गिरिडीह आदि कुछ जिलों में सेल चित्र प्राप्त हुए, जिसकी खोजकर्ता निम्नलिखित व्यक्ति है। हजारीबाग के खोजकर्ता ब्लू इनाम, जिसके बारे में हम अभी पढ़े। गढ़वा डॉक्टर राकेश तिवारी, रांची डॉक्टर विंदुला जायसवाल, कोडरमा डॉक्टर AK प्रसाद। इन्होंने ये सब जिला खोजा था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। सेल चित्र भावनाथपुर, गढ़वा के शिलाश्रय भावनाथपुर प्रखंड के घने जंगल में कैमूर पर्वत पर अवस्थित है। कैमूर की ये पहाड़ियाँ चूने पत्थर की है। जो इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ टिक किया हुआ है। ठीक है, जो शैलाश्रयों के प्राकृतिक रूप में सर्वदा अनुकूल है। यहाँ चित्रों को गेरू मिश्रित घोल एवं कूची की सहायता से बनाया गया है। अधिकांश चित्रण प्राकृतिक शैली के हैं। तब पशु चित्र का रेखांकन बड़ा ही स्वाभाविक है। इन पशु आकृति के हिरण एवं बारह सिंगों प्रमुख है। इन शिल चित्रों में चिन्ह एवं संकेत भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेल चित्र हजारीबाग का इस्को ग्राम, हजारीबाग जिले के बड़गांव प्रखंड में अवस्थित इस्को ग्राम में पहाड़ी में सेल चित्र की खोज ब्लू इनाम ने की थी। यहाँ 3 शिलाश्रय के अंदर सेल चित्र मिले थे। शिलाश्रय 1 ये एक पहाड़ी के अंदर विद्यमान है। यह काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर एक नाला है जो सालों भर बहता है। इस नाले से मध्य पाषाण कालीन प्रस्तर औजार प्राप्त हुए हैं, जिसे मध्य पाषाण काल में मानव के इस क्षेत्र में रहने की पुष्टि होती है। दीवारों पर पशुओं वनस्पतियों के सुंदर सेल चित्र बने हुए हैं। शिलाश्रय 2 यह छोटे आकार की प्राकृतिक गुफा है। यह कोहबर नाम से प्रसिद्ध है। शिलाश्रय 3 इस शिलाश्रय के अंदर 26.5 गुना 3 मीटर का चित्र मिला है। इसमें मानव एवं पशुओं का अंकन प्रमुखता से किया गया है। मनुष्य के हाथ एवं पैर स्पष्ट रूप से अंकित हैं। कुछ स्थानों पर एक पुरुष अपने कंधे पर शिकार किए हुए हैं। यह आखेट का दृश्य है। ठीक है, आइए, ये तो हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। आइए अब देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। मैंने तो कोशिश किया है सब भरने का। आदि मानव डैश में रहते हैं, कहाँ रहते थे, पुरातत्व स्थल की खोज करने वाले को क्या कहा जाता है। उसके बाद पाषाणकालीन औजार झारखंड के
डैश जिलों में पाए गए हैं, भीमबेटका गुफा डैश राज्य में है, पूरा पाषाण काल का समय कितना था, ये सब करना है। ये सब अच्छे से आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको खुद से भरने की कोशिश करिए, ठीक है। उसके बाद इसमें प्रश्न उत्तर दिया हुआ है सब कुछ। एनसीईआरटी में हर कुछ दिया हुआ है, जो आप करना चाहे, मतलब एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आप क्वेश्चन लिखने भी सीख जाइएगा, समझने भी सीख जाइएगा, और बहुत कुछ हद तक एग्ज़ाम में भी आता है। बस आज का सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पे। अच्छे से आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए अब बंद करते हैं। अब थर्ड चैप्टर आगे किया जाएगा। सेकंड चैप्टर अच्छे से सुन लीजिए, थर्ड चैप्टर अच्छे से किया जाएगा, ठीक है। आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।